Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our topic with the naming of carboxylic acids. Uh, Now there are some rules for the naming of carboxylic acids. Carboxylic acids have two types of names. One are common names and other are IUPAC names. Common names are those names which may be derived on the basis of source, that may be derived on the basis of name of scientist, or maybe on the basis of some property of acid. But here we are studying their IUPAC names, and these names are according to rules. Now, the first rule is if we have to select the longest carbon chain which must contain carboxyl group, uh, which gets the lowest number, means in case of carboxylic acids, carboxyl group is always at position 1 because कॉर्नर वाला ग्रुप है ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ऑलवेज इसको हम पोजीशन 1 देंगे। उसके बाद हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और चेन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हम उस चेन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप। नंबरिंग करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की को नेम कैसे देना है, इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए नेम हम पेरेंट एल्केन से ही लेंगे। पेरेंट एल्केन के एंड से ई को रिमूव करेंगे और वहां पर हम लगा देंगे वर्ड ओ आई सी और उसके साथ एसिड। ठीक है, जो भी हमारी पेरेंट एल्केन फॉर एग्जांपल अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगी, उसके एंड से ई रिमूव कर देंगे। ई रिमूव करेंगे और वहां पर ओ आई सी लगाएंगे और उसके साथ वर्ड लगाएंगे एसिड। दस नेम जो है वो क्या होगा, एल्केनोइक एसिड। नेक्स्ट है कि नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिटन एज टू वर्ड्स, दैट इज एक तो एल्केन का नाम होगा जो भी एल्केन होगी और उसके साथ हम वर्ड लिखेंगे एसिड, तो ये टू वर्ड्स बन जाएंगे। और अगर हमारे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे तो हम उनको एल्किनोइक एसिड या फिर एल्काइनोइक एसिड कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम एल्किनोइक एसिड कहेंगे, यानी एल्कीन उनका पेरेंट नेम होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम एल्काइनोइक एसिड कहेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मींस एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड के टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो जो लॉन्गेस्ट चेन हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप्स को मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी हम नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे एक ग्रुप होगा और दूसरा नंबर जो है दूसरा ग्रुप जो है वो एंड नंबर पे प्रेजेंट होगा। और हम उसके लिए नेम यूज करेंगे अल्केन डाइओइक एसिड। टू कार्बोक्सिल ग्रुप्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाइओइक एसिड। और इसको इसमें हम पोजीशन इंडिकेट नहीं करेंगे बिकॉज अंडरस्टूड है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप पोजीशन 1 पे है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लास्ट पोजीशन पे होगा। तो जितने भी टोटल कार्बन होंगे उनमें 1 पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक लास्ट पे। सो अब हम एग्जांपल देखते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो 1 कार्बन एल्केन होती है बच्चों उसको हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, अब ये 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मीथेन के एंड से हमने ई रिमूव कर देना है और वहां पर हमने ओ आई सी लगाना है और साथ में वर्ड लिखना है एसिड। तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए 2 कार्बन एल्केन को हम कहते हैं इथेन, तो इथेन के एंड से ई रिमूव करके हम यहाँ पर ओ आई सी लगाएंगे और उसके साथ वर्ड एसिड, सो इट्स एथेनोइक एसिड और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट 3 कार्बन एसिड प्रोपेन से ई खत्म करके ओ आई सी लगाएंगे और साथ में वर्ड एसिड प्रोपेनोइक एसिड। नाउ नेक्स्ट 4 कार्बन एसिड है तो ये होगा ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, इसमें अगर नंबरिंग ना भी करें तो अंडरस्टूड है कि ब्यूटानोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो पोजीशन 1 पे ही प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर इंडिकेट भी नहीं किया गया। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड देखें। इसमें देखें अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, इसकी नंबरिंग हम 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 2 3 4 करेंगे तो इस पे ओनली वन साइड चेन होगी। लेकिन अगर हम इस तरह से स्ट्रेट चेन लेंगे तो इस पे टू ग्रुप्स साइड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और ऐसी चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स भी अटैच हों, इसलिए हम स्ट्रेट चेन लेंगे इसमें। अब इस स्ट्रेट चेन में 2 पोजीशन पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो जो भी ग्रुप्स टाइड होंगे उनके हम उनके नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इथाइल को पहले लिखेंगे, 2 इथाइल 3 मिथाइल और ब्यूटानोइक एसिड है ये। नेक्स्ट देखें, इसमें स्ट्रेट चेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5।
3 पे मिथाइल एटाइड है और 4 पे भी मिथाइल एटाइड है, सो इट्स 3,4 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अनसैचुरेटेड एसिड की। इसमें स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, बट इसमें 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हम पेंटेन नहीं लिखेंगे, अब ये क्या हो जाएगी पेंटाइन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी पेंटाइन, PENTYN, पेंटाइन है ये। उसके साथ भी वर्ड OIC लगाएंगे और एसिड। इसको हम 3 पेंटाइनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, या फिर पेंट लिख के 3 आइनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। यानी 3 पोजीशन पे पेंटाइन है और ओइक एसिड। एसिड तो अंडरस्टूड है कि वो पोजीशन 1 पे ही है, हम इसको 3 पेंटाइनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इस कंपाउंड में बच्चों 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो इट्स ब्यूटिनोइक एसिड। अब एल्कीन होगी ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन, ब्यूटीन के एंड से ई खत्म करके वहां पर OIC लगा देंगे। और ये ब्यूटीन कहाँ पोजीशन पे प्रेजेंट है 2 पोजीशन पे, तो आप इसको सिंपल 2 ब्यूटिनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। और इसका कॉमन नेम है क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम क्रोटोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप है, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 पे डबल बॉन्ड है। टोटल ये प्रोपीन है, 3 कार्बन हैं, प्रोपीन है, 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है सिनेमिक एसिड। इसी तरह इसको जो बेहतर है आप इसको 2 ब्यूटिनोइक एसिड ही लिखें और इसको 3 पेंटाइनोइक एसिड। ठीक है, दरमियान में लिखेंगे, आपको नेमिंग में मे बी कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। आप सिंपल लिखें 3 पोजीशन पे पेंटाइन और साथ ओइक एसिड, और इसमें 2 पोजीशन पे ब्यूटीन और साथ में ओइक एसिड, और साथ में इनके कॉमन नेम्स मस्ट आप याद करेंगे, क्रोटोनिक एसिड एंड सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं बच्चों। देखिए इस कंपाउंड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप 1 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6। अगर इस तरह हम नंबरिंग करेंगे तो इसमें 6 कार्बन हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इस तरफ नंबरिंग करेंगे तो 7 कार्बन है। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी इसमें 7 नंबर्स वाली। फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे भी प्रेजेंट है अगर नंबरिंग करेंगे, और इस साइड पे भी अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन प्रेजेंट है। इसलिए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें 7 कार्बन हैं। और इसमें 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, 7 पे इसमें ब्रोमो अटैच है, 4 पे इथिनाइल ग्रुप है। इसको आप विनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH इसका कॉमन नेम है। विनाइल ग्रुप भी हम इसको कह सकते हैं, तो आप इसको विनाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। 7 ब्रोमो, 4 पे इथिनाइल और विनाइल और हेप्टानोइक एसिड है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बच्चों। 2 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज ईथेन। 2 कार्बन हैं तो ईथेन और डाइओइक एसिड। ठीक है, ये है ईथेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास 2 कार्बन एसिड है और इसमें 3 कार्बन हैं, सो इट्स प्रोपेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट 4 कार्बन हैं तो ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड है। और नेक्स्ट में हमारे पास 5 कार्बन हैं तो पेंटेन डाइओइक एसिड है। नेक्स्ट 6 कार्बन हैं तो ये हेक्सेन डाइओइक एसिड है। डाइओइक एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हमने इनमें पोजीशन इंडिकेट नहीं करनी। अंडरस्टूड है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप 1 पोजीशन पे है और एक लास्ट पे है। हेक्सेन डाइओइक एसिड का मतलब है कि एक कार्बन 1 कार्बोक्सिलिक है और एक कार्बन 6, अगर ये हेक्सेन है। अगर ये पेंटेन है तो एक कार्बन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन है और एक कार्बन 5। अब ये सारे इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इनके आयुर्वेदिक नेम के साथ साथ इनके कॉमन नेम्स भी आने चाहिए। ईथेन डाइओइक एसिड इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड इज नोन एज मेलोनिक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड इज नोन एज सक्सिनिक एसिड, एंड पेंटेन डाइओइक एसिड इज नोन एज ग्लूटारिक एसिड, एंड हेक्सेन डाइओइक एसिड इज नोन एज एडिपिक एसिड। Now we have some more to study about naming of carboxylic acids. तो सिंपल एग्जांपल है ब्यूटेन डायोइक एसिड है और इसमें 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ये भी ब्यूटेन डायोइक एसिड है। नाउ फिर समटाइम्स कन्वीनियंट नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नेमिंग देना, कब जब वो रिंग पे प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर वो रिंग पे प्रेजेंट है तो उस तरह से उनको एल्केन के सिस्टम में नेमिंग करना मुश्किल होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी साइक्लो एल्केन है उसका नाम लिखते हैं और उसके साथ हम वर्ड लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसको ऑलवेज कंसीडर किया जाता है कि ये पोजीशन 1 पे है, या अगर अदरवाइज कुछ और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और पहले से नंबरिंग हुई है रिंग की, तो फिर वो जिस पोजीशन पे होगा वो हम उस पोजीशन को लिख देंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर एग्जांपल अब ये कंपाउंड हमारा क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन है और इस पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारी साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप, इसको हम पोजीशन 1 देंगे और मिथाइल को पोजीशन 2। सो इट्स 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इट्स 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो थी एग्जांपल्स इसकी, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। आप लोग एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक में स्ट्रक्चर्स लिखी होंगी आपने नेमिंग लिखनी है, और दूसरे में नेम्स लिखे होंगे आपने उनको ओपन करके उनकी स्ट्रक्चर्स लिखनी है। तो वो दोनों क्वेश्चंस आप बच्चों खुद सॉल्व करेंगे, जहां प्रॉब्लम हो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। नाउ अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है बच्चों, बट स्नाउला की बुक में ये टॉपिक नहीं है, तो आपको ये दूसरी बुक से इसको कंसल्ट करना है और मस्ट करना है, क्योंकि प्रीवियस 5 इयर्स में जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस आया है वो इसी पार्ट से आया है, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यू must have to do this topic. Now, different parameters which can affect strength of carboxylic acids are resonance, inductive effect, and nature of hybridization. यानी जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी एसिडिटी इफेक्ट होती है रेजोनेंस से, कि उनमें क्या रेजोनेंस हो रही है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट से उनकी एसिडिटी इफेक्ट होगी कि अगर उनके मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे एटम्स प्रेजेंट हैं, ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो उससे एसिड की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा। और जो थर्ड वन है दैट इज नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इन तीनों फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज रेजोनेंस फैक्ट। रेजोनेंस फैक्ट पढ़ने से पहले हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, देन एस्टर्स, इमाइड्स, ये सारे कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं। तो लेकिन ये सारे जो हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। उनमें हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्काइंस हैं, एल्काइंस में ये हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होती है। देन हमारे पास एल्कोहल्स हैं, इनमें हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो सकती है। वाटर है, देन एरोमेटिक एल्कोहल्स मीन फिनोल है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी कंपाउंड्स एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी सबसे ज्यादा है। यानी ये जो बाकी सारे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, वाटर एंड फिनोल, ये सब एसिडिक तो हैं बट लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इन सब में जो अल्कोहल्स हैं इनकी क्लोज रिजेम्बलेंस है टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उसमें भी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और अल्कोहल्स में भी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इन दोनों की एसिडिटीज को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें भी OH ग्रुप है तो फिर इसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी क्यों नहीं है, जबकि हमें इनकी Ka वैल्यू से पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ है, जबकि अल्कोहल्स की जो Ka वैल्यू है 10⁻16 है। मींस carboxylic acids are about 10 raised to power 11 times as strong as compared to alcohols. अब हमने नेक्स्ट देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी अल्कोहल से इतनी ज्यादा क्यों है। Now we can compare this by comparing the stability of the compounds and their anions. यानी कंपाउंड्स कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, और उनके एनाइंस क्या होंगे जो प्रोटॉन देने के बाद फॉर्म होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन देने के बाद जो फॉर्म करेगा वो उसका एनाइन होगा, और अल्कोहल प्रोटॉन देने के बाद जो आइन फॉर्म करेगी वो उसका एनाइन होगा। तो हम ओरिजिनल कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी भी देखेंगे और फिर उसके बाद उनके एनाइंस की स्टेबिलिटी भी देखेंगे। Any factor that stabilizes the conjugate base of an acid, कोई भी ऐसा फैक्टर जो एनाइन को स्टेबलाइज करेगा मोर देन इट स्टेबलाइजेस द एसिड इटसेल्फ, विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड।
यानी वो कोई भी फैक्टर जो एसिड की बजाय या अल्कोहल की बजाय इनके एनाइन को स्टेबलाइज करेगा, वो एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जो इजीली प्रोटॉन दे देगा, और इजीली प्रोटॉन कौन देगा, जिसका एनाइन स्टेबल होगा, इन प्रोटॉन देने के बाद जिसका एनाइन स्टेबल होगा वो इजीली प्रोटॉन देगा, और जिसका एनाइन स्टेबल नहीं होगा वो इजीली प्रोटॉन नहीं देगा। अब नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड और जो उनकी कॉन्जुगेट बेसिस हैं जो प्रोटॉन देने के बाद फॉर्म हो रही हैं, उन दोनों की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटीज को स्टडी करेंगे। जी 1 मिनट बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड, यस। जी, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर ये प्रोटॉन देगा तो प्रोटॉन देने के बाद इसकी ये स्ट्रक्चर होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस, और इसी को हम कहते हैं एनाइन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन। कब फॉर्म होगा, जब एसिड 1 प्रोटॉन यहाँ से दे देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल। अब एल्कोहल अगर 1 प्रोटॉन देगी तो ये है एल्कोहल की कॉन्जुगेट बेस, और यही है इसका एनाइन, इसको हम कहते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन था, ये एल्क ऑक्साइड आयन है। ये तो थे दोनों आयन। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर हम उसके कार्बोक्सिलेट आयन की भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अल्कोहल्स के केस में ना तो पेरेंट मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, और ना ही इसका एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शो करेगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए लोन पेयर्स हों और उसके साथ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स हों, तब रेजोनेंस होगी, डीलोकलाइजेशन होगी। तो अल्कोहल और इसके एनाइन में तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। हम एसिड और उसके एनाइन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले हम ये एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसमें इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो ये बॉन्ड नेक्स्ट ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेगी। नेक्स्ट ऑक्सीजन की वैलेंसी जब 3 होगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट्स these two are resonance structures of each other। इस डबल हेडेड एरो से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई चार्जेस नहीं है, और इस स्ट्रक्चर में 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ब्रेजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर जिसमें चार्जेस नहीं होंगे वो स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दैट इन विच वी हैव रेजोनेंस, इन विच वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो मीन्स जो कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, और ये वाली स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कॉन्जुगेट बेस या कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन की ये स्ट्रक्चर है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और दूसरी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस तरफ डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, और इसमें भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। जो रेजोनेंस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल की 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगी तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दैट विच हैव वन स्ट्रक्चर स्टेबल एंड अदर स्ट्रक्चर less stable. So on the basis of this rule, this carboxylate ion is more stable as compared to this carboxylic acid, क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों स्ट्रक्चर्स स्टेबल हैं, ठीक है। सो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। और अब ये प्रूव कैसे हुआ कि ये वाली स्ट्रक्चर्स इसकी प्रेजेंट है या इस कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? ये बच्चों एक्सरे स्टडी से और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से पता चला कि अगर हम फॉर्मिक एसिड और उसके एनाइन में जो बॉन्ड लेंथ्स हैं उनको मेजर करें, तो जो फॉर्मिक एसिड है उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स की बॉन्ड लेंथ्स हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन की, एक 1.34 है जबकि दूसरी 1.20 है। ये 1.34 होगी और ये 1.20। जबकि अगर हम नेक्स्ट देखें फॉर्मेटाइन देखें तो उसमें जो दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट है, और उनकी बॉन्ड लेंथ भी 1.26 एंगस्ट्रॉम है दोनों की, जो कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल और डबल के दरमियान में है, इन 1.20 और 1.34 के दरमियान में है, ठीक है।
और इस थ्योरी के रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स का, दैट इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें दोनों नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स थी, बट जो कार्बोक्सिलेट आइन है उसमें दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आइन है उसके लिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो इजीली आयोनाइज होते हैं, क्योंकि उनकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है और एनर्जेटिकली ये प्रोसेस फेवरेबल है। नेक्स्ट अल्कोहल्स के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अल्कोहल और उनके जो एल्कोक्साइड आयंस हैं उनकी जस्ट वन स्ट्रक्चर है, उनमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए वो इजीली आयोनाइज भी नहीं होती। और कार्बोक्सिलेट आयन में मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। नाउ सेकंड फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ इज inductive effect. Now we have two types of groups in inductive effect. One are electron withdrawing groups and the others are electron donating group. अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट की डिटेल्स नहीं पढ़ा रही, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये टॉपिक प्रॉपर डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो मैं जस्ट शॉर्ट सा आपको यहाँ पे इसका बताऊंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट में टू टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब अगर तो जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो उसकी एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे बाय अट्रैक्टिंग नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स देम। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो वो कार्बोक्सिलेट आयन को अगर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो वो उसकी एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, टू टाइप्स के ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स हैं अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच्ड हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो विदड्राइंग ग्रुप्स उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे और जो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। अब हम डिफरेंट एसिड देखेंगे, उनकी पीके वैल्यूज देखेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि उनकी पीके वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, उसकी रीजन क्या है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट एसिड्स हैं। ठीक है बच्चों, ये उनका नेम है, फॉर्मूला है, नेक्स्ट उनकी के ए वैल्यू है और पी के ए वैल्यू है। अब सबसे पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए कि के ए की वैल्यू हाई होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और अगर वैल्यू लो होगी तो एसिड वीक होगा, जबकि पी के ए है वो इसका रिवर्स है। पी के ए वैल्यू स्मॉल होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और पी के ए की वैल्यू हाई होगी तो एसिड वीक होगा। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, इसकी पीके वैल्यू है 3.75। फॉर सिंपलिसिटी हम पीके वैल्यूज को कंसिडर करते हैं और इनकी बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक। के ए वैल्यू पे आप ज्यादा कंसंट्रेट ना करें, ठीक है, पीके ए वैल्यू पे कंसंट्रेट करें और इनमें से कुछ एसिड्स की पीके वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी जो बार बार नेक्स्ट एग्जांपल्स में आएंगे, एक्सप्लेनेशन में आएंगे। अच्छा जी, फॉर्मिक एसिड की पीके वैल्यू है 3.75। अब नेक्स्ट एसिड है हमारे पास एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की वैल्यू देखे हैं 4.75। मींस अब पी के वैल्यू इंक्रीज हुई है तो मींस एस्टिक एसिड की एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। अब हमने देखना है कि इसकी रीजन क्या है। इसकी रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, दोनों में कार्बोक्सिल ग्रुप है और एनाइन है तो दोनों में सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी। बट जो फैक्टर डिफरेंट है वो क्या है, फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे हाइड्रोजन है और एस्टिक एसिड में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। और जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप एसिडिटी ऑफ एस्टिक एसिड इज लेस एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो इसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन पहले से बना हुआ है, उस पर नेगेटिव चार्ज है और एक ग्रुप ऐसा अटैच है जो उसको फर्दर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, यानी उसकी आयोनाइजेशन को डिफिकल्ट बना देगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरोएस्टिक एसिड। अब हम फ्लोरोएस्टिक एसिड की पीके वैल्यू देखेंगे। देखें इसकी पीके वैल्यू है 2.59। अब 2.59 जो है वो इससे एस्टिक एसिड की वैल्यू से बहुत कम है, इवन वो फॉर्मिक एसिड की वैल्यू से भी कम है। मींस फ्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड।
अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा, विसिनिटी में अटैच्ड होगा, नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करके कार्बोक्सिलेट आयन को और भी स्टेबलाइज़ करेगा, उसकी आयोनाइज़ेशन को और भी ईज़ी करेगा, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोएस्टिक एसिड। क्लोरोएस्टिक एसिड की पीके वैल्यू देखते हैं 2.85 है। देखें ये एस्टिक एसिड से बहुत कम है, लेकिन ये फ्लोरोएस्टिक एसिड से थोड़ी सी ज्यादा है। अब फ्लोरीन की तरह क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इसलिए ये एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू एस्टिक एसिड से डिक्रीज हो गई है। लेकिन फ्लोरोएस्टिक एसिड से हाई वैल्यू क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसलिए फ्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू क्लोरोएस्टिक एसिड। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर ब्रोमोएस्टिक एसिड होगा तो वो भी एस्टिक एसिड से तो स्ट्रॉन्ग होगा बट फ्लोरो और क्लोरो से वीक होगा। और नेक्स्ट अगर आयोडोएस्टिक एसिड है तो वो भी एस्टिक एसिड से तो स्ट्रॉन्ग होगा बट फ्लोरो क्लोरो और ब्रोमो से वीक होगा, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में हेलोजेंस में सबसे कम है, इसलिए उसकी वैल्यू 3.17 है। देखिए एस्टिक एसिड से तो कम है लेकिन इन तीनों से ज्यादा है। ये तो था जब एक हैलोजन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डाइक्लोरोएस्टिक एसिड। अब देखिए एक क्लोरीन से जो वैल्यू है वो 2.59 हो गई थी। एक क्लोरीन से वैल्यू 2.85 हो गई थी। लेकिन अब जब टू क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं तो उनका डबल इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो अब पी के वैल्यू 1.30 हो गई है। मींस डाइक्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड। Next, we have trichloroacetic acid. Now there are three chlorine atoms, so its pK value is 0.70. ठीक है, it's very much stronger acid as compared to acetic acid। और उसकी रीजन क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं और उनका नंबर एक से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब भी एसिड के क्लोज प्रेजेंट होंगे तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मिथाइल एस्टिक एसिड, यानी एस्टिक एसिड पे एक कार्बन और इंक्रीज हो गई है। तो देखें इसकी पी के वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, 4.75 से 4.89 हो गई है। मींस के इस की एसिडिटी और भी डिक्रीज हो गई है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ दीज टू कार्बन। नेक्स्ट डाइमिथाइल एस्टिक एसिड है, इसका भी इसमें मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसकी भी देखें एसिडिटी जो है वो एस्टिक एसिड से कम हो गई है। पीके वैल्यू उससे ज्यादा है बट एसिडिटी उससे कम हो गई है। नेक्स्ट ट्राई मिथाइल एस्टिक एसिड है। अब 3 मिथाइल ग्रुप्स हो गए हैं तो इसकी एसिडिटी और भी डिक्रीज हो गई है। पीके वैल्यू इंक्रीज हुई है बट एसिडिटी डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड में देखिए कार्बन तो ज्यादा हुई हैं। ब्यूटारिक एसिड की जो वैल्यू है वो 4.82 है। 4.82 है, इससे थोड़ी सी क्लोज ही है, यानी उस पे इतना इन तीनों कार्बन का इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इस कार्बन के साथ नेक्स्ट वन कार्बन ही अटैच है, बाकी उससे आगे है, यानी ये जो कार्बोक्सिलेट है उससे उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है इस केस में। और इस केस में वो इसके नेक्स्ट कार्बन के साथ ही अटैच थे, इसलिए ज्यादा इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। बट ब्यूटारिक एसिड में ये कार्बन इस कार्बन के साथ ही डायरेक्ट अटैच है, उन्हें जो भी देना है इसी कार्बन को देना है। नेक्स्ट इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, ज्यादा कार्बन नहीं है। अगर ऊपर नीचे होती तो उनका इफेक्ट ज्यादा होता और एसिडिटी ज्यादा डिक्रीज होती। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने देखना है कि अगर क्लोरो ग्रुप ही है उसकी पोजीशन चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। तो हमारे पास है अल्फा क्लोरोब्यूटारिक एसिड, बीटा क्लोरोब्यूटारिक एसिड और गैमा क्लोरोब्यूटारिक एसिड। अब देखें अल्फा मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे ही हमारे पास क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है। बीटा मींस उससे नेक्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, यानी इसमें सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट था क्लोरो, इसमें थर्ड कार्बन पे क्लोरो प्रेजेंट है और इसमें फोर्थ कार्बन पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि इससे पी के वैल्यूज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अब जो हमारे पास अल्फा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड था उसकी वैल्यू 2.85 है। ठीक है, जो बीटा क्लोरोब्यूटारिक एसिड है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 4.05 है। और जो गैमा क्लोरोब्यूटारिक एसिड है उसकी वैल्यू 4.52 है। ठीक है, अब
क्लोरीन की पोजीशन चेंज होने से पीकेए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी जैसे जैसे क्लोरीन का कार्बोक्सिल ग्रुप से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है, फिर थर्ड कार्बन पे है, फिर फोर्थ कार्बन पे, तो जैसे जैसे क्लोरीन का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है पीकेए वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्टेंस के साथ उसका इफेक्ट डिक्रीज होता जा रहा है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहे हैं या डोनेट हो रहे हैं वो किस इफेक्ट से हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो जैसे-जैसे इस फंक्शनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, उसका इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट 4 कार्बन्स 4 बॉन्ड्स तक फील कर सकते हैं। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो है विथड्रॉइंग या डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का उसके बाद नहीं होता। जी, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है बच्चों ये भी हमने नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमने इसका पढ़ना है जो कि हमने नहीं पढ़ा, तो हम उसके साथ इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट हमने जितना पढ़ लिया है दैट इज़ इन द रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि हैलोजेंस जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं वो एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है एज़ एसिटिक एसिड। और अगर हैलोजेंस का नंबर इंक्रीज़ होगा तो उससे भी एसिडिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे डाइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कंपेयर टू मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, और जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है वो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ, हमें कैसे पता चला? ये हमने पीकेए वैल्यूज़ से देखा, ठीक है? जो अल्फा क्लोरो-ब्यूटारिक एसिड है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ब्यूटारिक एसिड से, जबकि जो बीटा क्लोरो है वो ओनली 6 टाइम्स है, और जो गामा क्लोरो है वो ओनली ट्वाइस स्ट्रॉन्ग है एज़ ब्यूटारिक एसिड। अब इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस है कि जैसे-जैसे क्लोरीन एटम का डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप से, वैसे-वैसे उसका इफेक्ट डिक्रीज़ होता जाएगा। और 4 कार्बन के बाद अगर कोई हैलोजन अटैच्ड भी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये जो हैलोजेंस का इफेक्ट है ये उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ चेंज होता है कि जो फ्लोरीन है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जो क्लोरीन है उसका उससे कम होगा, देन ब्रोमीन, और लास्ट वन आयोडीन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।